ये क्या होता है? कंडीशनल का मतलब होता है शर्त सूचक और सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य, यानी शर्त सूचक वाक्य होता है। शर्त सूचक कहने का मतलब है कि एक ऐसा वाक्य जिसमें शर्त हो। मान लो अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको सब कुछ दे दूँगा, सब कुछ का मतलब सब कुछ दे दूँगा, लेकिन एक शर्त है, बदले में आप भी मुझे अपना सब कुछ दे देंगे जो मैं आपको दूंगा। बात तो वही हो गया ना, यानी हम यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं। कंडीशन कहने का मतलब है शर्त लगा रहे हैं कि ठीक है मैं आपके लिए काम करूँगा, लेकिन एक शर्त है, तो यहाँ पे कंडीशन है। इसी प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस में भी हम शर्त की बात करेंगे, शर्त ही पढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर हम ये कहते हैं कि यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा, तो वर्षा होना और मेरा बाहर जाना, इसको लिंक करते हैं। यदि वर्षा होगी तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा, यानी मैं बाहर तब नहीं जाऊंगा जब वर्षा होगी। अगर वर्षा नहीं होती है इसका मतलब है मैं बाहर जाऊंगा। तो चलिए, तो कंडीशनल सेंटेंस में हम दो क्लाउज पढ़ेंगे। एक क्लाउज जो है वो आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज होगा, एक होगा आपका प्रिंसिपल क्लाउज। एक होगा एससी सबऑर्डिनेट क्लाउज, एक होगा प्रिंसिपल क्लाउज। तो प्रिंसिपल क्लाउज, सबसे पहले क्लाउज को थोड़ा सा समझ लीजिए। क्लाउज जो होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन विच देयर विल बी अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी शब्दों का समूह जिसमें एक सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, उसे आप क्लाउज का नाम देते हैं। वैसे क्लाउज जो है वो सेंटेंस से छोटा होता है। क्लाउज का हिंदी उपवाक्य होता है और सेंटेंस का हिंदी वाक्य होता है। तो उपवाक्य और वाक्य में छोटा कौन होगा? उपवाक्य। जिस प्रकार से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का बड़ा पद, उपराष्ट्रपति का छोटा पद, तो क्लाउज उपवाक्य यानी वाक्य से छोटा। तो क्लाउज जो होता है वो सेंटेंस का छोटा भाग होता है, यानी सेंटेंस से छोटा होता है। क्लाउज में बस एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। सब्जेक्ट जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, यानी व्यक्ति का नाम, चीज़ों का नाम, जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। और सब्जेक्ट जो है जिस चीज़ के बारे में हमें बताता है वो आपका प्रेडिकेट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्लाउज जो है वो दो प्रकार के, फ़िलहाल में सबऑर्डिनेट क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज। तो प्रिंसिपल क्लाउज जो है वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होगा, इंडिपेंडेंट क्लाउज है, अपने मीनिंग के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होता है। और सबऑर्डिनेट जो क्लाउज होता है वो इंडिपेंडेंट क्लाउज नहीं होता है, वो डिपेंडेंट क्लाउज होता है। वो अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लाउज पर निर्भर होता है। कैसे, उसको भी बताएंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम पहचानेंगे कैसे? सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम कैसे पहचानेंगे? सबऑर्डिनेट क्लाउज को आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी जो क्लाउज, जैसे मान लो हम यहाँ पे लिखे सब्जेक्ट वर्ब, ये आपका क्लाउज हो गया, इसको आप क्लाउज का नाम देंगे, ये क्लाउज है, राइट। तो अगर जो क्लाउज यानी जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर ये इसके पहले अगर आपको दिखता है इफ़, आपको दिखता है व्हेन, आपको दिखता है आफ्टर, बिफोर, अनलेस या फिर अनटिल, यानी वो क्लाउज जो इफ़, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अनलेस, अनटिल से शुरू होता है उस क्लाउज का नाम होता है सबऑर्डिनेट क्लाउज। और जो क्लाउज सीधे आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, जो क्लाउज जो है सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड इस फॉर्म में रहेगा, आप उसको नॉर्मली जो है जनरली आप उसे प्रिंसिपल क्लाउज का नाम देंगे। ये अंतर है, यानी अब तो पहचान लेंगे ना। जैसे मान लो फिर से कह रहे हैं कि जो क्लाउज, अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखता है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, और इसके पहले अगर आपको इफ़ दिखता है, व्हेन दिखता है, आफ्टर दिखता है, बिफोर है, अनलेस है, अनटिल है, तो समझ जाएंगे कि ये जो क्लाउज है इसका नाम सबऑर्डिनेट क्लाउज है। और अगर कहीं पे आपको सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड यही दिखता है तो इसका नाम हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लाउज, सॉरी प्रिंसिपल क्लाउज। वापस आइए, तो यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस का 5 फॉर्म, एक हम 5 कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंस में। और अगर ये पांचों स्ट्रक्चर अगर आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, याद नहीं करना है, समझ लेना है, तो फिर कंडीशनल सेंटेंस में जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब ये 5 में देखो, यहाँ पे पहला नंबर में है कि इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड, यानी आपका जो ये वाला क्लाउज हुआ ना, इसको आप एससी बोलोगे,
सबऑर्डिनेट क्लाउज। क्यों? क्योंकि ये जो क्लाउज है वो इफ से शुरू हो रहा है, और दूसरा जो क्लाउज है उसको बोलेंगे पीसी यानी प्रिंसिपल क्लाउज। ये जो क्लाउज है ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, यानी इसके पहले कोई कंजंक्शन नहीं है। इफ एक प्रकार का कंजंक्शन होता है, तो एससी उसको बोलेंगे जो कंजंक्शन से शुरू होगा, इफ से शुरू होगा, और भी बहुत सारे जो वर्ड बताएं। लेकिन प्रिंसिपल क्लाउज किसी कंजंक्शन से शुरू नहीं होगा, और ये हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, अपने मीनिंग के लिए बिल्कुल स्वतंत्र होगा। इसमें याद ये रखना है, ये समझना है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज का टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, यदि सबऑर्डिनेट क्लाउज का टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, सबऑर्डिनेट क्लाउज का टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्रिंसिपल जो क्लाउज है, प्रिंसिपल क्लाउज, इसका जो टेंस होगा वो हमेशा सिंपल फ्यूचर होगा। सिंपल फ्यूचर कहने का मतलब है कि शैल विल प्लस में V1। ये हो गया पहला। सेकंड में ये, सेकंड नंबर में है दूसरा कॉन्सेप्ट कि यदि आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज का टेंस अगर देखो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड, ये वाला क्लाउज देखिए, इसमें जो सबऑर्डिनेट क्लाउज का टेंस है वो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड है, तो V2 को हम लोग पास्ट कहते हैं, यानी सिंपल पास्ट। तो अगर सिंपल पास्ट होगा सबऑर्डिनेट क्लाउज का टेंस, तो प्रिंसिपल क्लाउज का जो टेंस है, प्रिंसिपल जो क्लाउज है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें होगा सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हो जाएगा वुड, और फिर हो जाएगा प्लस V1। यानी अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, एक बार फिर से समझते हैं कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो ये था कि यदि V1 या V5 रहेगा तो अगला जो क्लाउज है उसमें शैल विल का प्रयोग करेंगे, और अगर V2 रहेगा तो प्रिंसिपल क्लाउज जो है उसमें वुड प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। दूसरा हो गया। तीसरा में आइए, तीसरा जो क्लाउज है इसमें देखो ये आपका सबऑर्डिनेट क्लाउज है, तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लाउज है इसमें वेयर का प्रयोग किया गया है। तो अगर वेयर का प्रयोग इसके बाद अदर वर्ड और इसके पहले में सब्जेक्ट, इसको ध्यान में रखेंगे कि यदि वेयर का प्रयोग है एक्सिलरी वर्ब, वेयर एक्सिलरी वर्ब है, यदि वेयर का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में अगर अकेले होगा, एक्सिलरी वर्ब, तो एक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में अगर अकेले होता है तो मेन वर्ब का काम करता है। तो यहाँ पे तो मेन वर्ब के साथ नहीं है, अकेले है, इसका मतलब है कि यहाँ जो वेयर है वो तुम्हारा मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। तो अगर मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है तो मेन वर्ब के रूप में काम करेगा, तो मेन वर्ब का अपना फॉर्म होता है V1, V2, V3, V4, V5। तो वेयर जो है इसका फॉर्म होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म कहने का मतलब है कि सिंपल पास्ट हो गया। तो अगर सिंपल पास्ट ये हुआ तो यहाँ का क्लाउज देख लीजिए, ये जो आपका क्लाउज है, हम अभी क्या बोले इसके पहले कि अगर सबऑर्डिनेट क्लाउज का टेंस सिंपल पास्ट होगा तो प्रिंसिपल क्लाउज में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो देखो ये जो चीज़ है यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। सेम क्यों है? क्योंकि इधर का टेंस और इधर का टेंस, दोनों तरफ का जो टेंस है वो सेम ही टेंस है, बस यहाँ पे अवस्था की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक्शन की बात कर रहे हैं। और इसमें आ जाइए, इसमें हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। इसमें हम किसकी बात करेंगे? पोजीशन का, यानी हैड और हैज़ का प्रयोग क्यों करते हैं? पोजीशन को दिखाने के लिए। हम ये बोलते हैं कि आई हैव अ कार, मेरे पास कार है, तो यानी हम अपनी पोजीशन को दिखा रहे हैं, अधिकार को दिखा रहे हैं, ये कार किसका? मेरा है। उसी प्रकार से हैड का भी प्रयोग जो है ना पोजीशन को दिखाने के लिए करते हैं। अंतर थोड़ा सा है कि हैज़ प्रेजेंट में होता है, हैड पास्ट में होता है। तो यहाँ पे देखिए कि हैड जो है वापस आते हैं, हैड का प्रयोग अगर आप V3 के साथ करेंगे तब तो यहाँ पे हैड एक्सिलरी के रूप में काम करेगा, लेकिन अगर हैड का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में अकेले करेंगे और इसके बाद नाउन या अदर वर्ड हो जाएगा, तो अगर अकेले रहेगा, ये एक्सिलरी वर्ब है, अगर अकेले रहेगा तो मेन के रूप में काम करेगा, और अगर ये मेन के रूप में काम करेगा तो इसका फॉर्म क्या होगा? तो वही वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो जब ये सेकंड फॉर्म होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिंपल पास्ट हो जाएगा। तो अगर ये सिंपल पास्ट होगा
तो अभी हम लोग क्या पढ़े कि सबऑर्डिनेट क्लाउज का टेंस अगर सिंपल पास्ट होगा तो प्रिंसिपल क्लाउज में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 करेंगे। तो यहाँ देखो ये भी सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये तीनों सेम है। तीनों इसलिए सेम है क्योंकि यहाँ भी सिंपल पास्ट, यहाँ भी सिंपल पास्ट और यहाँ भी सिंपल पास्ट। अब वापस आइए नंबर 5, 5वां नंबर कॉन्सेप्ट। इसमें ध्यान ये देना है कि सबऑर्डिनेट क्लाउज का टेंस अगर पास्ट परफेक्ट होगा, क्या होगा, पास्ट परफेक्ट, तो प्रिंसिपल क्लाउज जो होगा उसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 का प्रयोग करेंगे। इसको ऐसे दिखा जाए, जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि अगर इस तरफ V3 का प्रयोग किया गया है तो आप इधर भी V3 का प्रयोग करें। एक तरफ V3 होगा तो दूसरी तरफ भी V3 होगा, यानी एक तरफ परफेक्ट है तो दूसरी तरफ भी परफेक्ट होगा। V3 को परफेक्ट कहते हैं। तो ये था आपका 5वां कॉन्सेप्ट। ये 5 स्ट्रक्चर है, इसको कंप्लीट कर लेना है। और अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो कंडीशनल सेंटेंस का जो क्वेश्चन होगा, खास करके वैकल्पिक क्वेश्चन, आराम से बनेगा, आराम से डील कर सकते हो। या फिर जो कॉमन एरर का क्वेश्चन आता है ब्लैंक्स में आएगा, या फिर ऐसे ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको भी देख लेंगे। यहाँ पे पहला नंबर एग्जाम्पल, पहला में कि इफ़ यू कम हियर आई शैल हेल्प यू, यदि तुम यहाँ आओगे मैं तुम्हारा मदद करूँगा। अब देखो इस प्रकार के जो कंडीशनल सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर बनते हैं, तो ये पहला जो है, पहला कॉन्सेप्ट, पहला नंबर, इसमें देखो एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, दूसरा है सिंपल फ्यूचर का। लेकिन हम हिंदी सेंस जो है दोनों का फ्यूचर का ही निकालेंगे। इसमें हम ये बोलेंगे कि इफ़ यू कम हियर, यानी कि यदि तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारा मदद करूँगा। तो आओगे तब ना, कंडीशन लगा हुआ है कि आओगे तब ना, यानी कि नहीं आओगे तो नहीं करेंगे। तो ये जो इफ़ वाला क्लाउज है सबऑर्डिनेट क्लाउज है, इधर का जो क्लाउज है ये प्रिंसिपल क्लाउज है, ये PC है, इधर का SC है। इसी को ध्यान देना है कि अगर इधर V1 या V5 होता है तो इधर हम शैल विल का प्रयोग करेंगे। सेकंड में आइए, सेकंड में कि इफ़ यू केम हियर, यदि आप यहाँ आते, इफ़ यू केम हियर, यदि आप यहाँ आते, आओगे नहीं क्योंकि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। यदि आप यहाँ आते, इस समय बीत चुका है, यदि आप यहाँ आते आई वुड हेल्प यू, तो मैं आपका मदद करता। आते तब ना, इस समय बीत गया है, ये पास्ट में है। तो इधर सिंपल ध्यान रखेंगे कि अगर इधर V2 है तो इधर वुड प्लस V1 होगा। यहाँ पे देखें, इफ़ आई वेयर ए बर्ड, यदि मैं पक्षी होता, यहाँ पे स्टेट की बात कर रहे हैं, यदि मैं पक्षी होता तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, मैं आकाश में उड़ता। तो पक्षी होता तब, यहाँ पे कंडीशन है। इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाई ए न्यू कार, मैं एक नया कार खरीदता। फिर यहाँ पे देखो, इफ़ आई हैड स्टडीड वेल, अगर मैं अच्छे से अध्ययन किया होता, अच्छे से पढ़ाई किया होता, तो आई वुड हैव गॉट ए गुड जॉब, तो मैं एक अच्छा जॉब पा लिया होता, या मुझे एक अच्छा जॉब मिल गया होता अगर मैं अच्छे से पढ़ा हुआ होता तब। तो ये कंडीशनल सेंटेंस का 5 स्ट्रक्चर है, इसको देख लेना है। इसको आप लिख करके रिपीट करेंगे। इसको आप जैसे एक बार याद कर लेंगे, उसके बाद जो है ना इसको लिख करके प्रयास करेंगे, रिपीट करेंगे। इसको इतना रिपीट करना है कि सारा स्ट्रक्चर जो है आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। उसके बाद आप एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हम इफ़ के जगह पे व्हेन भी लिख सकते थे। अगर व्हेन लिखेंगे तो बस अर्थ बदल जाएगा। यानी यहाँ पे जो हम ये कह रहे हैं कि इफ़ यू कम हियर, यदि आप यहाँ आएंगे तो मैं आपका मदद करूँगा। अगर व्हेन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, व्हेन करेंगे तो ये होगा कि जब तुम यहाँ आओगे तो मैं तुम्हारा मदद करूँगा। तो आप इसके जगह पे व्हेन भी लिख सकते हैं, वो भी तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लाउज ही होगा। तो इस प्रकार से ये कंडीशनल सेंटेंस का ये 5 स्ट्रक्चर है और यहाँ पे 5 एग्जाम्पल है। अब इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे कंडीशनल सेंटेंस का।